crystal oscillator. Crystal oscillator में what we get a high degree of stability, degree of frequency stability, यानी जिस यूज में जो आपके पर्पस जिसे हम कंसीडर करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन है, स्मार्टफोन्स में है, इन तमाम एप्लीकेशन में यू रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी. तो क्रिस्टल ऑसिलेटर एज कंपेयर टू अदर ऑसिलेटर ये प्रोवाइड करता है हाई लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है समटाइम इसकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो 100 किलो हर्ट्ज से 100 मेगा हर्ट्ज तक लाई करती है. ठीक है. और ये जो क्रिस्टल आपका ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर ये बना होता है फाइनली ग्राउंडेड वेफर ऑफ क्रिस्टल्स. अब वो फाइनली ग्राउंडेड वेफर ऑफ क्रिस्टल क्या होते हैं, या यूजुअली क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स, क्वार्ट्ज के वेफर को यूज किया जाता है फॉर द क्रिस्टल ऑसिलेशन. क्वार्ट्ज की वेफर्स को यूज करने का पर्पस क्या है, कि बेनिफिट क्या होता है, क्वार्ट्ज जो है वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग मटेरियल है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्ट्रेंथ की वजह से. सेकेंड थिंग इज कि कॉस्ट इफेक्टिव, लेस एक्सपेंसिव है. थर्ड वन कि इसके अंदर गुड पीजो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पाई जाती है. ठीक है. ड्यू टू दीज रीजन क्वार्ट्ज वेफर्स आर यूज्ड इन द क्रिस्टल ऑसिलेटर्स. क्वार्ट्ज के अलावा एक और हमारे पास मटेरियल है जैसे टर्मलाइन. ये मैकेनिकली तो स्ट्रांग होता है लेकिन इसकी पीजो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती. तो हमारे ज्यादा प्रेफरेबल जो है वो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है. क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को यूज किया जाता है इन द क्रिस्टल ऑसिलेटर. और इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है कि क्रिस्टल को, ये हमें कॉन्टेक्स्ट है, दो मेटल प्लेट्स के इन बिटवीन ये क्रिस्टल का वेफर जो है वो प्लेस किया जाता है. ये इसकी सिंबल डायग्राम है. यहाँ पे ये क्रिस्टल है और दीज आर द टू मेटल प्लेट्स. ये ऑमिक कॉन्टेक्ट है. इसको एक पैकेज की फॉर्म में किया जाता है कंसीडर. और इस क्रिस्टल वेफर को कट किया जाता है इनटू डिफरेंट वेज. वेज की डिफरेंट वेज से कट करने का मकसद क्या है कि वी हैव टू ऑसिलेट दैट क्रिस्टल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो अगर हम इस वेफर को कट करें परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिकल एक्सिस, इट इज कॉल्ड द एक्स कट. या तो ये एक्स कट क्रिस्टल होता है या वाई कट क्रिस्टल होता है. डिपेंड करता है कि आपने उसको इलेक्ट्रिकल एक्सिस पे किया है तो उसको हम एक्स कट क्रिस्टल कहेंगे, और अगर आपने उसको मैकेनिकल एक्सिस पे किया है तो वाई कट क्रिस्टल कहेंगे. नो, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल व्हाट आर दीज, ये डिपेंड क्यों कर रहे हैं. मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने बात की पीजो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है. पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेसिकली वी कंसिडर दैट, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्रिस्टल को. अभी कंसिडर करते हैं कि ये आपका क्रिस्टल है. ठीक है. इन बिटवीन द ओमिक कॉन्टेक्ट लाई कर रहा है क्रिस्टल, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से उसको सर्किट में. ठीक है. और यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर अटैच कर देते हैं. इफ वी अप्लाई मैकेनिकल स्ट्रेस या प्रेशर, अगर आप इस क्रिस्टल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वोल्ट मीटर शो करता है कोई वैल्यू.
इट मीन्स अब यहाँ पे देखें, इसके अबाउट कोई भी बैटरी अटैच नहीं है, तो वोल्ट मीटर अगर उसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड किया गया, इट वाज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल. So the piezoelectric effect is that when an mechanical stress or a pressure is applied on the crystal, it will produce an external voltage. ठीक है. अब ये external voltage जो इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, ये एक्सटर्नल वोल्टेज, ये मैकेनिकल स्ट्रेस क्या कर रहा है, इस मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से क्रिस्टल के अंदर जब आप मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करता है क्रिस्टल के अंदर, डिफॉर्मेशन. अब क्रिस्टल के अंदर डिफॉर्मेशन किस तरह से हो सकती है, कि आइदर तो क्रिस्टल जो है वो एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है. तो मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से क्रिस्टल में जो डिफॉर्म, वो दैट रिजल्ट इन एन पोटेंशियल डिफरेंस. इट कॉजेज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स. तो आपको पोटेंशियल मिलता है. So whenever a mechanical stress is applied across the two its opposite faces, the potential difference is developed across it. This is known as piezoelectric effect. ये आपका piezoelectric effect. ठीक है. Whenever आप इसको प्रोवाइड करेंगे at its opposite faces, मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा. दिस इज नोन एज द पीजोइलेक्ट्रिक. तो एक क्रिस्टल के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पीजोइलेक्ट्रिक एक्टिविटी शो करे. सो क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टल व्हिच कैन शो द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब ये पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करें, तो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको एप्लीकेशन में कहाँ नजर आते हैं, कि जो आपके ऑटोमेटिक डोर्स हैं, वो ओपन किस तरह से हो रहे होते हैं, उसकी उनकी जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड पे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल अप्लाई किया जाता है. उस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से क्या होता है कि जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी वजह से वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यूटिलाइज होता है इन ऑर्डर टू ओपन द डोर. नेक्स्ट, another concept is the reverse effect of this, that is inverse piezoelectric effect. Inverse piezoelectric effect, it is the main principal working of crystal oscillator. कोई भी क्रिस्टल ऑसिलेटर अगर हम कंसीडर करते हैं, वो इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है. अब इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कि अगर किसी मटेरियल के ऊपर, अगर ये कंसीडर करते हैं कि ये हमारा पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्रिस्टल इन बिटवीन द मेटल सरफेस लाई कर रहा है, ये मौजूद है. इसके ऊपर अगर कंसीडर करते हैं कि आप कोई एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, इफ यू सप्लाई एन एसी सिग्नल, यहाँ पे किसी एसी सिग्नल के सोर्स से आप एसी प्रोवाइड करते हैं, ये जो क्रिस्टल है, और ये एसी सिग्नल किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, ये एसी सिग्नल ऐसे हो कि इट इज इक्विवेलेंट टू इट्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल. यानी जो टाइप ऑफ क्रिस्टल है, उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट अगर सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, तो आपका ये जो क्रिस्टल है, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग with same frequency of AC signal. जो आपने AC सिग्नल पे फ्रीक्वेंसी सप्लाई की है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये आपका क्रिस्टल जो है ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा.
और द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, हम कहेंगे ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस हैं किसी भी क्रिस्टल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, इनवर्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल की थिकनेस के इनवर्स होती है। यानी जितना थिन क्रिस्टल होगा उतनी ही ज्यादा ऑसिलेशंस उसमें प्रोड्यूस होंगी। ठीक, तो मेजरली हमें जो एसी सिग्नल प्रोवाइड करना है वो एंटरिंग जो अब हम सप्लाई करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि वो डिपेंड करेगा ऑन द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक। जो एसी सिग्नल आपने सप्लाई करना है वो डिपेंड करता है on the structural characteristics of crystal। क्योंकि देखें हर एक मटेरियल का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब तक आप उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी आप सप्लाई नहीं करेंगे इट विल नॉट वाइब्रेट, सो यू हैव टू सप्लाई द इक्विवेलेंट। सो द ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर जो कि हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर इसमें ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि जब आप एसी सिग्नल सप्लाई करेंगे इस क्रिस्टल ऑसिलेटर को, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर किसका फॉर्म हुआ है कि एक ये क्रिस्टल का वेफर है और उसके ऊपर नीचे वो सैंडविच हुआ हुआ इन बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स। ठीक है, तो ये एक क्रिस्टल ऑसिलेटर की फॉर्म बन गया है। ये ऑसिलेट करेगा विद द सेम फ्रीक्वेंसी दैट इज ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल जो सप्लाई की जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टडी करते हैं कि ये एसी ऑसिलेटर जो है बेसिकली ये क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसी ऑसिलेटर का अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट को देखें, द सिंबल डायग्राम और इक्विवेलेंट सर्किट को पहले स्टडी करते हैं। प्रीवियसली जितने भी ऑसिलेटर्स हम पढ़ रहे थे वो कौन से थे, इंडक्टर और कैपेसिटर। एलसी सर्किट्स जो थे वो टैंक सर्किट्स हम कंसीडर करते थे, वो एसी ऑसिलेटर्स हैं। अब इस केस में हमारा पास जो ऑसिलेटर है वो किसका, क्रिस्टल ऑसिलेटर किस तरह से उसके इक्विवेलेंट है, ये हम इसकी इक्विवेलेंट सर्किट में देखें। अगर ये कंसीडर करते, दिस इज द क्रिस्टल ऑसिलेटर, दिस इज द सिंबल डायग्राम। किसी भी सर्किट में हम यूज करेंगे, दिस इज द सिंबल डायग्राम। इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो ये है, इसके अंदर लाई करता है ये एक रेजिस्टेंस दैट इज द सीरीज रेजिस्टेंस, और हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये रेजिस्टिव लॉस है which happens to be inside the crystal। यानी जो आपका क्रिस्टल के अंदर सीरीज लॉस प्रोड्यूस होता है जो कि फ्यू ओहम से लेके सेवरल 100 ओहम तक लाई करता है। दिस इज द रेजिस्टिव लॉस और ये सीरीज रेजिस्टेंस हमारी कहलाती है। इसके बाद ये इस क्रिस्टल के अंदर जो फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट इसकी रेजिस्टिव लॉस, नेक्स्ट इसके अंदर ये एक लाई कर रहा है इंडक्टर दैट इज इन सीरीज, सो वी कैन कॉल इट एन इंडक्टिव सीरीज इंडक्टर, या हम इसको सीरीज या हम इसको मोशनल इंडक्टर कहेंगे, मोशनल इंडक्टर। और जिसका काम क्या है कि मैकेनिकल मास ऑफ, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये मैकेनिकल मास ऑफ द क्रिस्टल के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट कम्स द सीरीज कैपेसिटर, इट इज आल्सो नोन एज द मोशनल कैपेसिटेंस। ये तमाम चीजें किसकी वजह से आ रही, these things all lie because of the characteristics of the material। मोशनल कैपेसिटेंस है, मोशनल कैपेसिटेंस इसके अंदर लाई कर रही है और ये डिपेंड करती है ऑन द इलास्टिसिटी एंड एरिया एंड थिकनेस ऑफ द क्वार्ट्ज। यानी जो आप क्रिस्टल यूज कर रहे हैं उसकी
elasticity, area and thickness। इस क्रिस्टल की इलास्टिसिटी और एरिया और थिकनेस की वजह से जो कैपेसिटेंस लाई करती है वो आपका C1 या सीरीज कैपेसिटेंस या मोशनल कैपेसिटेंस कहलाती है। इसके अलावा एक और कैपेसिटेंस इस क्रिस्टल के अंदर लाई करती है विच इज ड्यू टू द ओहमिक कॉन्टेक्ट, और वो कैपेसिटेंस अगर C से हम डिनोट करें, ये पैरेलल होती है इस कैपेसिटेंस के। ये कैपेसिटेंस C जो है, दिस कैपेसिटेंस C इज ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉनिक प्लेट। ये जो मेटालिक प्लेट्स हमने यूज की हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स की वजह से ये कैपेसिटेंस लाई करती है, ये कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड कर रही है ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ द क्रिस्टल, एरिया एंड द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल। ये इंडक्टेंस दैट इज द मोशनल इंडक्टेंस, और ये मोशनल इंडक्टेंस रिप्रेजेंट करती है मैकेनिकल मास ऑफ द क्रिस्टल। दिस R is the resistive loss of the crystal, which its value is from few ohms to 100 ohms। ठीक है, this is the equivalent circuit of the oscillator। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑसिलेटेड सर्किट भी किस तरह से वर्क करेगा। ये आपका ऑसिलेटिंग सर्किट भी बिल्कुल वैसे ही और वर्क करेगा जैसे कि आपका टैंक सर्किट करता है। टैंक सर्किट में भी कॉम्बिनेशन क्या होती है, आपकी इंडक्टर और कैपेसिटेंस की कॉम्बिनेशन लाई करती है। अब अगर इसकी रेजोनेंस सर्किट की लिहाज से अब ये बात करें तो इसमें इंपेडेंस के अंदर, इंपेडेंस में क्या चीजें लाई कर रही हैं। टोटल अगर इंपेडेंस देखिए, कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, reactance of the inductor, reactance of the series capacitor, reactance of the parallel capacitor। जो आपकी ओमिक कांटेक्ट की वजह से आ रहा है दैट इज द पैरेलल कैपेसिटर। ठीक है, अब ये जो आपकी इंपेडेंस है उसको अगर हम फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखें, इसको सर्किट की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में इस सर्किट को अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे अगर हमारी इंपेडेंस लाई करती है और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसके लिहाज से ये फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहे हैं दैट इज सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एंड फॉर दैट केस अगर इसको इन पोर्शंस में कंसीडर कर लिया जाए तो इंपेडेंस जो है वो रिड्यूस होती है फॉर द केस ऑफ दिस पोर्शन विच इज लाइंग बिलो द, यानी यहां तक जो है हम कंसीडर करते हैं ये रेजिस्टेंस की लिहाज से वैल्यू है। उसके बाद आपकी इंपेडेंस जो है वो इंक्रीज करेगी, एंड फॉर द आफ्टर द पैरेलल रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी इंपेडेंस जो है अगेन डिक्रीज करती है। ठीक है, अब इन पोर्शंस की अगर हम बात करें तो ये जो पोर्शन लाई करता है बिटवीन द सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड द पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इन पोर्शन के इन बिटवीन जो आपकी इंपेडेंस है दैट इज इंडक्टेंस। हम कंसीडर करते हैं एल का फैक्टर लाई करते हैं अबव दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज कैपेसिटिव। as well as below this range of frequency, यहां भी ये क्या होगा, कैपेसिटिव।
है, यहाँ पे आपका सी का फैक्टर और यहाँ भी आपका सी का फैक्टर लाई कर रहा है और यहाँ पे एल का फैक्टर लाई कर रहा है। यहाँ पे जो सी का फैक्टर लाई कर रहा है दैट इज C1 और यहाँ पे सी का फैक्टर दैट इज द पैरेलल। अब इस ग्राफ को अगर आप कंसिडर करें तो आप इसमें से देख सकते हैं कि जब आपके पास ये दो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, एक सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और एक पैरेलल, इन बिटवीन द सीरीज एंड parallel resonant frequency the impedance is maximum, while below the series resonant frequency आपकी impedance जो है वो लो होती है। as well as in this case, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ये केस है, यहाँ पे भी आपकी above the parallel resonant frequency impedance is very low. So the frequency for this, हम फ्रीक्वेंसी अगर इसको लिखें तो अगर आपकी सीरीज की कंसीडर करते हैं, जब जहां पे इंपिडेंस इज लो तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी 2 पाई अंडर रूट एल एंड C1। ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी रेजोनेंस जो है वो मिनिमम है, और जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस मैक्सिमम है, ठीक है, ये पॉइंट जब हम कंसीडर करते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन है C1 एंड C, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये किसके साथ है, एक एल इंडक्टर के साथ हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिहाज से ये आपकी पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल और C जो होगा वो इक्विवेलेंट C। तो C इक्विवेलेंट क्या किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आपके दो कैपेसिटर C1 और C लाई कर रहे हैं, तो C1 C divided by C1 plus C. So this is the equivalent of the two capacitors, ठीक है, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ लाई कर रहे हैं। अब ये जो आपका कंसीडर कर रहे हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर, इस क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन के साथ भी इफेक्ट होता है, यानी इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी क्रिस्टल ऑसिलेटर की वो टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर वेरिएशन के साथ भी इफेक्ट होती है। सो जब ये इफेक्ट होगी कि हम कंसीडर करते हैं कि व्हेन देयर इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड के नंबर ऑफ साइकिल्स जो चेंज होती हैं पर मिलियन साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल चेंज पर मिलियन साइकिल फॉर 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, और हम ये कंसीडर करते हैं कि फॉर एनी क्रिस्टल एक्स कट या वाई कट, हमारे क्रिस्टल दो तरह के क्रिस्टल लाई कर रहे हैं, तो उन क्रिस्टल्स के लिए ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। एक्स कट क्रिस्टल के लिए जो कि अलोंग द इलेक्ट्रिकल एक्सिस कट किया गया है, उसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। अगर हम कंसीडर करें कि हमारा ये एक्स कट क्रिस्टल है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नेगेटिव, एंड फॉर द वाई कट क्रिस्टल टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। So overall, in order to stabilize the frequency, we have to control the temperature also, क्योंकि टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ रहा है क्रिस्टल के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी को अगर स्टेबलाइज करना है, कंट्रोल करना है, तो अब आपको क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है, उसकी एरिया, उसका थिकनेस और टाइप ऑफ द मटेरियल, उसके अलावा आपके पास आ जाती है कि टेम्परेचर को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज हैं जिसके ऊपर ये आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर वर्क कर सकता है। एक सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, दूसरा फ्रीक्वेंसी जो है पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है।
So for both of these series रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास दो तरह के सर्किट्स हैं. एक हमारा सर्किट कहलाएगा दैट इज क्रिस्टल ऑसिलेटर विद सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड वन विल बी क्रिस्टल ऑसिलेटर विद पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो दो तरह की ऑपरेशन है और उनकी सर्किट डायग्राम और जो प्रोसीजर ऑफ वर्किंग है वो डिफरेंट है. लेकिन दोनों जो सर्किट्स हैं हम ये कंसिडर करते हैं कि जो दोनों टाइप्स हैं दोनों फ्रीक्वेंसी की टाइप्स हैं सीरीज और पैरेलल, इन दोनों के ऊपर द वर्किंग प्रिंसिपल इज द सेम दैट इज इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यानी अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं डायग्राम, तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जब हमारे पास दो ये फ्रीक्वेंसी लाई कर रही हैं, इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम दोनों कॉम्बिनेशन देखेंगे. एक सीरीज फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट सर्किट बनाएंगे जो कि इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करेगा जहां पे इम्पीडेंस इज वेरी लो फॉर द एसी सिग्नल, और दूसरा होगा पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जहां पे इम्पीडेंस इज वेरी हाई. सो दे आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर्स. They both are working on piezoelectric effect. क्रिस्टल ऑसिलेटर को अगर समराइज करें तो क्रिस्टल ऑसिलेटर में हम कंसिडर कर रहे थे क्रिस्टल जो कि इन बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स हमने कंसिडर किया, और क्रिस्टल कौन सा था? क्वार्ट्ज का क्रिस्टल था. अब इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि इसकी दो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है. एक सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. एज यू नो कि क्रिस्टल ऑसिलेटर के अंदर आपकी एक रेजिस्टेंस होता है, उसकी क्रिस्टल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती है उसके लिहाज से एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर एंड एक सीरीज में कैपेसिटर होता है और एक पैरेलल में कैपेसिटर होता है. तो ये एक पूरा सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट होता है फॉर एनी क्रिस्टल ऑसिलेटर. तो उसकी सीरीज फ्रीक्वेंसी के ऊपर, सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस लो क्यों होती है? क्योंकि रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज इक्वल टू द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर विच इज इन सीरीज. तो दोनों जब एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, इसलिए हम ये कंसीडर करते हैं कि आपका ये जो इम्पीडेंस है एट द सीरीज वहां पे सबसे लो इम्पीडेंस होगी. जब लो इम्पीडेंस होगी, this will provide the maximum voltage feedback. Next frequency is the parallel frequency, as there is the combination of capacitor in series with the inductor and the resistor, और एक parallel combination में capacitor भी है, वो capacitance जो कि शो करता है between the two metal plates की वजह से जो capacitance आती है. अब इस पे आप देख सकते हैं कि जो impedance है उसकी वैल्यू हाई है, इसकी वैल्यू हाई होगी. तो अब क्रिस्टल ऑसिलेटर को अकॉर्डिंग टू दिस टू फ्रीक्वेंसीज, एक सीरीज फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू सर्किट, दैट इज सीरीज रेजोनेंट क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड द पैरेलल रेजोनेंट क्रिस्टल ऑसिलेटर. दोनों ऑसिलेटर में सिमिलर क्या चीज है कि ये दोनों ऑसिलेटर वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी जब आप एसी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो ये आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर उस सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है. नाउ लेट्स सी द टू ऑसिलेटर्स सर्किट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द सीरीज रेजोनेंट सर्किट. सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. ये हम सीरीज रेजोनेंट क्रिस्टल ऑसिलेटर का सर्किट ड्रॉ करते हैं. अब सबसे पहले जो
सेम वही एम्पलीफायर दैट इज वोल्टेज डिवाइडेड एम्पलीफायर सर्किट वो बनाना है, जिसमें कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कंसीडर किया। यहाँ पे दो वोल्टेज डिवाइडेड के लिए R1 एंड R2 रेजिस्टेंस है, ये RE रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, इसके साथ एक बाईपास कैपेसिटर, ठीक है, बाईपास कैपेसिटर ताकि वो स्टेबलाइज करे इनपुट टू द इमीटर। यहाँ पे अगेन वो कॉइल अटैच की है दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल, जो कि कनेक्टेड है विद VCC थ्रू दिस स्विच। अब इस कनेक्शन की वजह से क्या होगा, इट विल प्रोवाइड बाइसिंग टू द कलेक्टर सर्किट, और यहां से आउटपुट अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट इसको अवेलेबल है। तो इसमें जो फीडबैक है वो फीडबैक टू द क्रिस्टल हम सप्लाई कर रहे हैं। वो क्रिस्टल किस तरह से अटैच होगा, बेस को वो क्रिस्टल अटैच किया जाएगा। अब यहाँ पे हम वो क्रिस्टल थ्रू अ कैपेसिटर यहाँ पे ये क्रिस्टल ऑसिलेटर अटैच कर दिया विद, और ये ऑसिलेटर क्रिस्टल ऑसिलेटर को एम्पलीफाइड सर्किट से अटैच किया है बाय यूजिंग अ कपलिंग कैपेसिटर CC, ठीक है। कपलिंग कैपेसिटर CC ये प्रोवाइड करेगा लो इम्पीडेंस फॉर AC सिग्नल, ताकि इसमें से अब मैक्सिमम जो है वो AC सिग्नल फ्लो कर सके और इट विल ब्लॉक द DC सिग्नल। अब इसमें वर्किंग ऑफ द प्रिंसिपल क्या होगा कि सबसे पहले जब आप स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच को तो VCC के थ्रू RFC दैट द रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, ये जो कि बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है टू द कलेक्टर ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, ये प्रोवाइड कर रहा है वर्किंग, ये स्टार्ट कर देगा वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर वर्किंग स्टार्ट कर देगा इट विल प्रोड्यूस एन एम्पलीफाइड आउटपुट, और आपको जैसे पता है कि ये जो एम्पलीफाइड आउटपुट मिलती है वो आउटपुट यहाँ पे अवेलेबल होगी और इट विल बी सप्लाइड, इसका जो कुछ पोर्शन होगा इट विल बी सप्लाइड टू द एज ए कपल, किसके साथ की जा रही है, इस कलेक्टर के साथ कपल करके ये क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ। तो जब ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो ये आउटपुट जो है वो इस क्रिस्टल ऑसिलेटर को मिलेगी, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस, इंडक्टर और एक कैपेसिटर C1 के, ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, और ड्यू टू द प्लेट्स एक और कैपेसिटर हम C कंसीडर करते हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन है। तो जब सिग्नल इसको सप्लाई किया जाएगा इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट। ऑसिलेट किस तरह करेगा, ये आपके जब VCC सप्लाई की जाएगी ये कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब वो डिस्चार्ज होगा इट विल डिस्चार्ज थ्रू L, और जब वो डिस्चार्ज होगा तो इट विल प्रोवाइड अ सिग्नल, और वो सिग्नल जो है आपको आउटपुट के ऊपर अवेलेबल होगा। क्योंकि ये ऑसिलेटर डैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए, पावर लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे थ्रू, इसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, और इसको फीडबैक जो द बेस जब प्रोवाइड किया जाएगा, अब वो फीडबैक किस तरह से होगा, एज इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वी आर कंसिडरिंग अ सीरीज रेजोनेंट क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से इम्पीडेंस विल बी वेरी लो, so it will provide high voltage feedback
हाई वोल्टेज फीडबैक की वजह से वो कंपनसेट होगी जो पावर लॉसेस हैं, और आफ्टर कंपनसेशन ऑफ दीज पावर लॉसेस what would happen, you will get a damped oscillation at the output circuit. तो जो damped oscillation आपको आउटपुट सर्किट में मिलेगी वो इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल की वजह से होगी. ईच टाइम जब आउटपुट उसको अवेलेबल होगी वो कपल हो जाएगी टू दिस ऑसिलेटर, एंड ऑसिलेटर विल प्रोवाइड अ डैम्प्ड ऑसिलेशन, और उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो जब हाई वोल्टेज सप्लाई की जाएगी इसकी बेस को, तो इसमें से ऑसिलेशन जो है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस आपको आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगी. तो यहाँ पे कपल किया जा रहा है ये सीसी कैपेसिटर के थ्रू. इट विल वर्क इन अ टू वे. एक तो ये डीसी को ब्लॉक करेगा, दूसरा ये आउटपुट का पोर्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है टू दिस ऑसिलेटर, और वो ऑसिलेटर जो है वो बाद में कनेक्टेड है विद द बेस ऑफ द सर्किट. अब इस सर्किट को जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट को हम ट्रांजिस्टर पियर्स क्रिस्टल ऑसिलेटर भी कहते हैं. Now the next one is the parallel resonance circuit. अब जैसे कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट था जिसके अंदर इंपिडेंस बहुत लो थी, लो इंपिडेंस थी, तो हाई वोल्टेज गेन उसने प्रोवाइड किया, फीडबैक प्रोवाइड किया. लेकिन अब हम कंसीडर करते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट. पैरेलल रेजोनेंस क्रिस्टल ऑसिलेटर. सबसे पहले इसकी सर्किट को देख लेते हैं. इसके अंदर हाई इंपिडेंस है, रिमेंबर दैट. और इसका वर्किंग भी किस पे है? इट ऑल्सो वर्क्स ऑन इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगेन हम कंसिडर करते हैं कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर. ठीक है, इसके साथ RE रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस R1 जो कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के तौर पे एक्ट करता है, R1 एंड R2. रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल के थ्रू इसको बाइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं विद द VCC. ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर ट्रांजिस्टर सर्किट या एम्पलीफायर का सर्किट है. नाउ द नेक्स्ट वन इज कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने इसको प्रोवाइड करना है. इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करने के लिए दो कैपेसिटर्स C1 एंड C2, ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो किस तरह से अटैच किए जाते हैं? इन पैरेलल विद द क्रिस्टल ऑसिलेटर. दिस इज द सिंबल फॉर क्रिस्टल ऑसिलेटर. इसके साथ ये अटैच किए जाएंगे. इन बिटवीन इसको आपको ग्राउंड करना है, ये टैप कर देंगे. दो कंडक्टिव टाइप टैप कंसीडर करेंगे, यहां से ये ग्राउंड हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, इस कॉमन इमीटर को फीडबैक प्रोवाइड करेगा ये क्रिस्टल ऑसिलेटर बाय यूजिंग अ कपलिंग कैपेसिटर. कंसीडर करते हैं C3 इज द कपलिंग कैपेसिटर. इस कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू
फीडबैक प्रोवाइड की जाएगी टू द बेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। पर्पस क्या होगा इस कपलिंग कैपेसिटर का? एक तो डीसी सिग्नल को ब्लॉक करना है कि वो यहाँ पे ना मूव कर सके। दूसरा चीज, ये C3 के थ्रू फीडबैक जो प्रोवाइड किया जाएगा उससे बेस का वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रखा जाएगा, एक वैल्यू के ऊपर उसको कांस्टेंट फिक्स किया जाएगा। नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस पैरेलल रेजोनेंट क्रिस्टल ऑसिलेटर। अब इसके अंदर कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर हमने यूज किया है। इट विल प्रोवाइड फीडबैक टू द बेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर थ्रू C3 द कपलिंग कैपेसिटर। यहाँ पे ये दोनों हम वोल्टेज डिवाइडर और जो कि पैरेलल लगाए हुए कंसीडर किए हुए क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ, वो वोल्टेज जो है वो फीडबैक के तौर पे सप्लाई करेगा टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के बेस को सप्लाई करेगा ताकि उसका बेस VB जो है वो फिक्स हो जाए। लेकिन जो आपका VBE है बेस इमिटर, ये वाला फिक्स नहीं होगा, इसमें चेंज आएगा। नाउ लेट्स सी द वर्किंग। जब आप इस सर्किट को क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, तो थ्रू VCC ये रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक ये प्रोवाइड करता है बाइसिंग टू द कलेक्टर। जितना कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज करेगा उसकी रेट से हम कंसीडर करते हैं, जब हम ये आउटपुट हमारा इंक्रीज करेगा उसी रेट से आपका इमीटर वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। इमीटर वोल्टेज इंक्रीज करेगा लेकिन बेस इमीटर वोल्टेज विल रिड्यूस, ये रिड्यूस करेगा। इमीटर वोल्टेज इंक्रीज करेगा। जब ये इंक्रीज कब करेगा? जब आपको आउटपुट वोल्टेज, जब इससे बाइसिंग प्रोवाइड की थ्रू VCC, इसने वर्किंग स्टार्ट की, एक एम्पलीफाइड सिग्नल इसने आउटपुट पे दिया, इसकी आउटपुट इंक्रीज करने से वोल्टेज इमीटर वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। अब ये जो आपका कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, इट विल प्रोवाइड अ फीडबैक। अब वो फीडबैक इस तरह से प्रोवाइड करेगा कि इसमें से जो कोई पोर्शन, इस पोर्शन को इतना सप्लाई किया जाएगा थ्रू C3 कि आपका VB जो है इट शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर वो इट वुड रिमेन कांस्टेंट, तब आपका जो ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है इट विल रेजोनेट विद द फ्रीक्वेंसी, और उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 प्लस C ओवर CM। ये CM जो है वो मॉड्यूलेटेड कैपेसिटेंस है, हम कंसीडर कर रहे हैं मॉड्यूलेटेड कैपेसिटेंस। यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है किस पे, पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, जिसकी वैल्यू जो है 2 पाई अंडर रूट LC, जिसमें C जो है वो हम कंसीडर करते हैं कि वो कॉम्बिनेशन होगा बिटवीन द कैपेसिटर C1 which is lying inside the this crystal oscillator, और इन दो की पोटेंशियल डिवाइडर इसमें C2 का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस कॉम्बिनेशन के थ्रू ये जो आपको सर्किट जो है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर ऑसिलेट करता रहेगा, और इट विल कंटिन्यूसली सप्लाई द फीडबैक टू द बेस, ताकि आपकी जो ऑसिलेशंस हैं वो हमें एट द आउटपुट undamped oscillation amplified form में available रहे। The basic difference between the series resonant crystal oscillator and the parallel resonant crystal oscillator is the impedance. Impedance is maximum for this, while impedance is minimum for the series resonant crystal oscillator. So this was all about the crystal oscillator, and due to this feedback, the crystal oscillator can work at maximum frequency, stabilized frequency। यानी जितनी ज्यादा अगर हमने कुछ सोफिस्टिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इसको यूटिलाइज करना है, तो ये यूटिलाइज इस वजह से किया जाता है क्योंकि
ये आपका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है ये प्रोवाइड करता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। तो इनकी दो वर्किंग जो है फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर ये वर्क करता है, एक इसकी सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और दूसरी इसकी पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। उन दोनों फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये वर्क करता है और एक स्टेबलाइज सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है।